हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युत। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें। हमें क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर्स है उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। कुछ नाम है जो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करें अगर स्थिर वैद्युत की, तो बचपन में आपने बहुत सारे प्रयोग ऐसे किए होंगे, जैसे कि पेन आपने लिया, बालों में रगड़ा और उसके बाद कागज को उठाते थे। ठीक है, कुछ कागज में चिपक जाते थे। तो ये क्या था, यही जो गुण है ना, एक हला था आवेशित हो जाना। ठीक है, पेन क्या करता था, पेन को हम बालों में रगड़ते थे, सूखे बालों में। अब ये नहीं कि बालों में तेल लगा के, नहीं, सूखे बालों में रगड़ते थे और रगड़ने के बाद क्या करते थे, कागज को हम उससे उठा लेते थे। तो हम कहते देखो हमने कागज को उठा लिया। वो वास्तव में क्या होता था कि जहाँ पर हमने बालों से जहाँ से रगड़ा वह आवेशित हो गया, वह पार्ट क्या हुआ, आवेशित हो गया। और जब वह आवेशित हो गया तो उसमें गुण आ गया कि किसी वस्तु को आकर्षित करने का। ठीक है, लेकिन वो वस्तु इससे हल्की होनी चाहिए, तभी वो आकर्षित कर पाएगा, क्योंकि आकर्षण भी बहुत थोड़ा सा आया है। तो यह जो आकर्षण का गुण है ना, इसी को हम कहते हैं आवेशित होना। क्या कहते हैं, आवेशित होना। इसी के बारे में बताया गया। जैसे कभी कई बार होता है ना, गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ दो और उसे छोड़ दो, या फिर किसी कपड़े से रगड़ के गुब्बारे को छोड़ दो, वह दीवार में चिपक जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इसका नाम क्या है। तो विलियम गिलबर्ट ने, इंग्लैंड के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, ये देखा जो परस्पर आकर्षण का गुण है, इन्होंने कहा कि यह आवेश है। क्या है, आवेश है। यानी जो वस्तु है, घर्षण की कारण जो घर्षण हो रहा है और घर्षण के कारण जो परस्पर आवेश का गुण आ रहा है, ये ध्यान रखना, ये किस वजह से आ रहा है, घर्षण के कारण आ रहा है। तो घर्षण के कारण वस्तुओं में जो परस्पर आकर्षण का गुण आ रहा है वह क्या है, आवेश है। क्या है, आवेश है। ठीक है, इसके बाद ग्रीक के दार्शनिक थे थेल्स। ग्रीक के दार्शनिक थे थेल्स। इन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया एम्बर की छड़ के साथ। ठीक है, एम्बर या फिर एबोनाइट की छड़ के साथ इन्होंने ये प्रयोग किया और उन्होंने उसे रेशम के कपड़े से रगड़ा। ठीक है, रेशम के कपड़े में जब रगड़ा तो उसमें भी परस्पर आकर्षण के गुण आ गए। ठीक है, अब ग्रीक में क्या है कि ग्रीक में जो विद्युत है ना, उन्होंने इस आवेश को नाम दिया विद्युत। ठीक है, आकर्षण के गुण आए, आकर्षण के गुण को इन्होंने क्या था, विलियम गिलबर्ट ने आवेश कहा था, और यहाँ पर थेल्स ने उसी आवेश को विद्युत कहा। ठीक है, लेकिन विद्युत उन्होंने किस तरह से कहा कि जो इलेक्ट्रॉन वहाँ कहा जाता है किसको, जो विद्युत होता है। ठीक है, जो आकर्षण का गुण होता है, जो विद्युत गुण होता है, उसे वहाँ क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी आधार पर इन्होंने जो वैद्युत था, इस आवेश को इन्होंने कहा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक से बना स्थिर सिर्फ वैद्युत। अभी क्या बना, सिर्फ वैद्युत बना। ठीक है, अब यह गुण क्या होता है कि कभी ऐसा आप करते हो, जब आपने खुद देखा, तो वह किस पार्ट में आता है, एक पार्ट में। ऐसा नहीं होता है कि वहां से दूसरे पार्ट में चला जाए, सिर्फ एक ही सिरे पर वह आकर्षण का गुण आता है, दूसरे सिरे पर नहीं जाता। यानी क्या है, वह आकर्षण का गुण स्थिर है। इस स्थिर आकर्षण के गुण को क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत होता है कहते हैं। ठीक है, और स्थिर वैद्युत क्या होता है, गतिहीन होता है। मतलब विद्युत की चालकता यहाँ पर नहीं होती, यानी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा, इसमें चालकता का गुण नहीं पाया जाता है, तो ये एक ही स्थान पर पाया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बस नाम ही जानना है। अच्छा, पहले क्या होता था कि जब ये सब देखा गया ना, तो इनको अलग अलग नाम दिया गया। जो गुण थे आपस में, इनके जो आकर्षण के गुण थे, उनको अलग अलग नाम दिया गया। जैसे कि ये नाम दिया गया कि जब एबोनाइट यानी एम्बर की छड़ को फलालेन से रगड़ते हैं। ठीक है, एम्बर की छड़ को जब फलालेन से रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, वह आवेशित हो जाता है, उसमें आवेश आ जाता है, यानी विद्युत का गुण उसमें आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये कहा गया कि इसमें जो गुण आ रहा है ना, एबोनाइट को फलालेन से रगड़ने जो गुण आ रहा है उसे कहा गया रेजिनी। क्या नाम दिया गया, रेजिनी नाम दिया गया। ठीक इसी तरह से जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो कांच में भी आकर्षण के गुण आ जाते हैं, कांच की छड़ में। तो इसमें जो कांच की छड़ में आकर्षण के गुण आ रहे हैं उसे कहा गया कांचाव। ठीक है, क्या नाम दिया गया, कांचाव। तो इसका मतलब था, अगर हम अलग अलग पदार्थ को अलग अलग पदार्थ से रगड़ रहे हैं, घर्षण हो रहा है, तो उसमें अलग अलग गुण आएंगे। जो गुण आएंगे वह तो एक तरह के होंगे। ठीक है, लेकिन उन गुणों में एक चीज ये हो रही थी कि जो गुण आ रहे हैं उनको हम वस्तुओं के नाम के आधार पर बहुत सारे नाम दे रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा कि यह जो गुण है ना, ये सिर्फ दो ही तरह के गुण हैं, ठीक है। एक तो वे गुण हैं जो एक तरह के पदार्थ में आ रहे हैं और दूसरे तरह का जो पदार्थ है उसमें दूसरे तरह के गुण आ रहे हैं। जैसे कि अगर हमने एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ा तो एबोनाइट की छड़ में एक गुण आ गया, लेकिन वैसा ही एक गुण फलालेन की छड़ में भी आया, ठीक है। जैसे क्या होता है जाड़े के दिनों में, जब फरवरी का महीना आ रहा होता है उस समय जब अपना स्वेटर पहनते हो तो क्या होता है बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं। फिर अगर स्वेटर जब आप निकालते हो तब भी ऐसे बाल खड़े हो जाते हैं। क्यों? वहाँ पर एक आकर्षण का गुण तो उनमें आया ना, कि वे एक दूसरे से आकर्षित हो रहे हैं। स्वेटर और बाल जो हैं वे क्या है एक दूसरे से आकर्षित हो रहे हैं, तो उसमें आकर्षण का गुण आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों में जो गुण आ रहे हैं वे अलग अलग तरीके, ठीक है, लेकिन वैसे ही दो गुण दूसरे पदार्थों को भी आपस में बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रखना तो दोनों में ही आकर्षण के गुण आए हैं। इसमें एक गुण हो सकता है और दूसरा गुण फलालेन में हो सकता है। ठीक ऐसे ही अगर हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा है तो वह कांच में भी कोई गुण आया और रेशम के कपड़े में दूसरा गुण आया, और ये दोनों गुण एक जैसे हैं, ठीक है। यानी जो एबोनाइट में आया वही रेशम के कपड़े में आया, जो फलालेन में आया वही गुण कांच के कपड़े में भी आया। क्योंकि ये देखा गया कि जब फलालेन और कांच को एक साथ रखा गया, एक पास लाया गया, तो उन्होंने एक दूसरे को आकर्षित नहीं किया, ठीक है। तो इन्होंने ये नाम दिया कि जो एबोनाइट की छड़ को जब हम फलालेन से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ में कौन सा गुण आ गया? ऋणात्मक, ठीक है। कौन सा आवेश आया? ऋणात्मक आवेश आया। तो उन्होंने इसे कहा ऋण आवेश, ऋण आवेश, ठीक है। यानी अगर जो एबोनाइट है उसमें ऋण आवेश आया और जो फलालेन है उसमें धन आवेश आया, ठीक है। इसी तरह से जब कांच को रेशम से रगड़ा तो कांच में क्या आया? धन आवेश आ गया, और रेशम में क्या आ गया? ऋण आवेश आ गया, ठीक है। तो आवेश को नामकरण, जो आवेश का नाम है, अब भी हम यही जानते हैं ना, प्लस और माइनस, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव। जैसे सेल भी आप देखते हो तो सेल कैसा होता है, यहाँ पर अगर हम एक सेल बनाए तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पर ये जो नामकरण हुआ, ठीक है, धन आवेश और ऋण आवेश का, यह नाम किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। अच्छा, जो विद्युत होता है, जो आकाशीय विद्युत जो होता है, ठीक है, बिजली चमकती है ना, इसका सबसे पहले जो अध्ययन किया वह भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो विद्युत आवेश जो आकाशीय विद्युत है उसके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में इसके बारे में अध्ययन किया था और इसके बारे में बताया था, ठीक है। उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ तक आप याद कर लेना कि विलियम गिलबर्ट ने सबसे पहले क्या बताया था? आवेश के बारे में बताया, ठीक है। थेल्स ने इलेक्ट्रॉनिक नाम दिया था, ठीक है। इसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में बताया था, ठीक है। अगर एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ते हैं तो एबोनाइट में निगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर हम कांच को रेशम में रगड़ते हैं तो कांच में क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, और इन दोनों में एक दूसरे के विपरीत चार्ज आते हैं, ओके। और स्थिर विद्युत का मतलब क्या है कि जब आवेश का एक जगह से दूसरी जगह पर गति न हो तो स्थिर विद्युत है, ठीक है। तो हमने अब तक यहाँ तक जान लिया। अब आप चाहो तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, नहीं तो फिर अभी याद कर लिया हो तो भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं हम आगे देखते हैं। इसके बाद अगर चालन होने लगे, ठीक है, अगर कोई छड़ है और उसमें यहाँ पे प्लस हो यहाँ पर माइनस हो, ठीक है, और अब क्या हो कि इसमें विद्युत का चालन होने लगे, ठीक है। तो विद्युत का जब चालन होगा, यानी किसका चालन हो रहा है? आवेश का। चालन का मतलब होता है चलना, ठीक है। तो इसका किसका चालन हो रहा है? आवेश का। मतलब आवेश क्या हो रहा है? गति कर रहा है। क्या कर रहा है? आवेश गति कर रहा है। और जब आवेश गति करेगा तो जाहिर सी बात है गति में समय भी लगता है। आवेश और समय, ठीक है, आवेश कुछ समय में चलेगा, ठीक है। तो आवेश और समय का जो अनुपात है, ठीक है, इसको कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और बनता कैसे है? आवेश के मात्रक कूलाम और समय के मात्रक 30 समय, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको विद्युत धारा क्या है?
ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जब ये चलेगा तो कुछ वस्तुओं में चलेगा, कुछ वस्तुओं में नहीं चलेगा। तो जिन वस्तुओं में विद्युत धारा का चालन होता है, मतलब विद्युत धारा जिन वस्तुओं में चलती है, यानी आवेश का गुण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिन वस्तुओं में जाता है, उन वस्तुओं को हम सुचालक या कंडक्टर कहते हैं। जिनमें नहीं जाता उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टर या कुचालक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आकाशीय विद्युत की बात करें, यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने देखा था एग्जाम में, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता दे रही हूँ। आकाशीय विद्युत की बात करें तो देखो, आकाश में बादल है, बादल कहाँ पर हैं, बादल कहाँ पर हैं, जरा मुझे बता दो, बादल कहाँ पर हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, कहाँ पे हैं बादल, जल्दी बोलो कहाँ पे हैं? ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल। ठीक है, तो क्षोभ मंडल का यहाँ हमारा मन बना लिया, क्षोभ मंडल है, आप ही समझ सकते हो और मैं समझ सकती हूँ और कोई नहीं समझ सकता है। ठीक है, ये है क्षोभ मंडल हमारा, यहाँ पर हमने बादल बनाया है। तो क्षोभ मंडल में ही सारी आकाशीय घटनाएं होती हैं ना क्षोभ मंडल में। तो यहाँ पर जो बादल हैं, जल है, ठीक है, जो किसमें है, संघनित हो चुका है। और तो इनमें क्या होता है, नम होते हैं, तो इनमें क्या होता है, आवेश आ जाता है। क्या होता है, इनमें आवेश हो जाता है, तो ये आवेशित हो जाते हैं। और जब ये आवेशित होंगे तो जाहिर सी बात है कि इनमें प्लस और माइनस चार्ज भी होगा। तो जो ऊपर के बादल होते हैं ना, वे पॉजिटिव चार्ज से, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, और जो नीचे के बादल होते हैं वो निगेटिव चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, अब बादल भाई चल रहे हैं तो आपस में घर्षण होगा, रगड़ खाएंगे तो इनमें आकर्षण के गुण आएंगे, आकर्षण के गुण आएंगे तो एक ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज और नीचे वाला निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है कि जो ऊपर के बादल होते हैं पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं और जो नीचे वाले होते हैं वो निगेटिव चार्ज हो जाते हैं। तो अब यह बादल, ये जाहिर सी बात है कि बादलों के बीच में हवा भी है। ठीक है, ये क्या है, वायुमंडल है ना, तो वायुमंडल में हवा भी है। तो अब ये हवा क्या हुई कि यह भी तो यहाँ निगेटिव है, तो इसको ये क्या करेगा, फिर से इसको भी ये थोड़ा सा आवेशित कर देगा। ऊपर पॉजिटिव है तो इसको भी आवेशित करेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि हवा भी आवेशित हो जाती है। ठीक है, अब हवा जब आवेशित होगी, जो वायु है वो आवेशित होगी, तो क्या होगा, इसमें एक गति हो रही है ना, और आवेश की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जब से टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसमें प्रसार होगा। हवा में जब क्या है, गैस है या कोई भी वस्तु जिसमें कि अगर आवेश बढ़ जाए या फिर तापमान बढ़ जाए तो क्या होती है, उसमें प्रसार होता है ना तापमान बढ़ने से। तो इसमें भी आवेश बढ़ने की वजह से क्या हुआ, इसके तापमान में वृद्धि हो गई। ठीक है, जब तापमान में वृद्धि हुई तो ये क्या हुआ, बहुत तेजी से फैला। ठीक है, बहुत तेजी से फैला, जो प्रसार हुआ तो बादल आपस में टकराए। ठीक है, इसकी वजह से जो हमें आवाज सुनाई देती है इसे हम कहते हैं बादलों की गर्जन, यानी बादल गरज रहे हैं। वह वास्तव में क्या होता है, इसके बीच की जो नम हवा है, इसके बीच की जो नम हवा है वह तेजी से फैल रही है। ठीक है, और तेजी से जब फैलेगी तो तेजी से आगे बढ़ेगी ना। जैसे कि हम लोग सीधा से सिंपल से एग्जाम्पल लो, आंधियाँ चलती हैं तो गर्जना होती है ना, आंधियों की घू से आवाज़ आती है ना आंधियों की। तो ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक अजीब सी आवाज़ आती है जो बहुत तेज आवाज़ होती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, बादलों की गर्जना। ठीक है, यह जब बादल, ये जब आवेशित है, हवा जब आवेशित है तो हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, तो कभी कभी यह क्या होती है, नीचे आ जाती है। हमने दो चीज़ें जान ली कि पहली बात तो बिजली चमक क्यों रही है, तो बिजली में जो चमक है ना वह इसी हवाओं की वजह से है। हवाएं चारों तरफ जा रही हैं तो इसकी वजह से बिजली चमक रही है। ठीक है, और यह तेजी से प्रसार हो रहा है इनमें, इसकी वजह से बादलों की गर्जना सुनाई देती है। और जब कभी यह हवा नीचे आ जाती है तो यह पेड़ों के जरिए, कई बार तो ऐसे पृथ्वी में चली जाती है। हमारी पृथ्वी सबसे बड़ी चालक, बहुत सबसे बड़ी नहीं, बहुत बड़ी चालक है। ठीक है, तो यहाँ पृथ्वी में इसी वजह से देखते हुए, जब कहीं सड़कों पे देखा हो पोल लगे हुए हैं, इन पोलों से एक तार नीचे गया हुआ और नीचे वो मिट्टी में गया हुआ है। ठीक है, धरती के अंदर एक तार गया हुआ होता है। और घरों में भी हम अर्थिंग लगवाते हैं ना, अर्थिंग लगा होता है ना, ताकि कभी भी अगर करंट बहुत ज़्यादा आए तो वह जमीन में चला जाए। ठीक है, तो यह पृथ्वी बहुत बड़ी आवेश का एब्जॉर्ब कर सकती है वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ कि नमी आई और नमी के साथ यह आवेश बढ़ा। ठीक है, इसका आवेश बढ़ा तो यह धरती पर आ जाती है वायु, और धरती इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ले लेती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि यह पेड़ों के माध्यम से जाता है।
ठीक है। ये बिजली क्या होती है, पेड़ों के माध्यम से जाती है। कोई लंबे पेड़ है, बड़े पेड़ है, तो उनके ऊपर गिर जाती है। मतलब हवा बहुत तेजी से आई है, बारिश हुई है, और इस बारिश के साथ साथ जो पेड़ हैं वो भी काफ़ी नमी वाले हैं पेड़, और जो पूरा वायुमंडल है उस पूरे वायुमंडल की जो हवा है उसमें नमी है। तो क्या हुआ है, वो हवा आके डायरेक्ट आती है पेड़ों पर, और इसका टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है उस समय। 30,000 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा तापमान। तो इतना तापमान जब किसी पेड़ पर आता है तो पेड़ जल जाते हैं। इसी तरह से कई बार अगर खेतों में पानी लगा हुआ है, उस पानी में कभी बिजली गिर जाती है तो पूरा खेत जैसे पानी वहाँ का बॉयल होने लगता है, और उसमें अगर कोई लोग काम कर रहे हैं तो वे उस बिजली के गिरने की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। इसी तरह से एक आपने सुना होगा जो चालक होता है, यहाँ तड़ित की तरह यूज किया जाता है, जो घरों में यूज किया जाता है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उस पर ऊंचाई पर इसको यूज किया जाता है। ये लगा दिया जाता है, त्रिशूल के जैसा होता है, वो इसीलिए लगाया जाता है, और इसका अर्थ एकदम जमीन तक ही लगा होता है। ठीक है, तो कभी अगर बिजली गिरी तो क्या होती है, बिजली को ये यहाँ से एब्जॉर्व करेगा और यहाँ से डायरेक्ट ले जाके नीचे जमीन में लेता जाएगा। ठीक है, तो जो बिल्डिंग्स हैं उनको नुकसान नहीं होगा। अच्छा, इसको बताने का मेरा मतलब ये था कि यहाँ पर देखो इतनी बड़ी सी बिल्डिंग है, लेकिन उतनी बड़ी बिल्डिंग में यहाँ एक पतली सी तांबे की जो तार है वो तार और एक पत्ती लगा दी गई है। ठीक है, तो इतना पतला क्यों लगाया गया है, क्योंकि जितना स्थिर वेदर का जो घनत्व होता है, घनत्व क्या होता है, जितना कम क्षेत्रफल होगा घनत्व उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये पॉइंटेड रखा जाता है कि जितना पॉइंटेड होगा वो उतना ज़्यादा इस पर यह अट्रैक्ट करेगा बिजली को अपनी तरफ, तो बाकी घर बिल्डिंग वगैरह सब कुछ बच जाएंगे और यहाँ से डायरेक्ट आके जमीन में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो सकता है, जितनी पॉइंटेड चीज़ें होंगी, जहाँ पर पॉइंट्स होंगे वहाँ पर घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी जो घनत्व होता है वो डिपेंड किस पे करता है, क्षेत्रफल पर। ठीक है, इसलिए कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो क्षेत्रफल जितना कम होगा घनत्व उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ में आ गया। अब सुचालक कुचालक आकाशीय विद्युत सब कुछ मैंने समझा दिया। यहाँ पर ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि जो ऊपर के बादल होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, नीचे वाले बादल निगेटिव होते हैं, ये मुझे आपको बताना था। इसके बाद अगर हम बात करें विद्युत धारा की, विद्युत दो तरह की होती है। ठीक है, एक होती है सिंपल, ठीक, एक होती है बिल्कुल ही सिंपल जा रही है एक रास्ते पर, एक सीधी लाइन में चली गई तो हो गया सिंपल। ठीक है, इसी को हम दिष्ट धारा कहते हैं या फिर डायरेक्ट, क्या कहते हैं, डायरेक्ट या फिर दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट या फिर दिष्ट धारा। दूसरी होती है जो एक सर्कल में चल रही है, यहाँ से चली और दोबारा यहीं पर आ गई, यानी समय के साथ इसके परिमाण में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका जो परिमाण है उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, समय के साथ इसके परिमाण में चेंज हो रहा है। तो यह जो चेंजिंग है वह चेंजिंग क्या होती है, इसमें जब चेंज होगा कुछ भी, एक सर्कुलेट हो रहा है, एक टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। और इसकी जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। जितनी बार उसने कंपन किया वह कंपन क्या हो गया, वह उसका आवृत्ति हो गया। ठीक है, तो यह 1 सेकंड में 50 बार ये पूरे एक बार सर्कुलेट करेगी। ठीक है, यानी 1 सेकंड में कितनी बार सर्कुलेट करेगी, 50 बार सर्कुलेट करेगी। तो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है या अल्टरनेटिंग जो करंट है उसकी जो आवृत्ति हो क्या, वो 50 हर्ट्ज हो जाती है। ठीक है, जबकि जो डायरेक्ट है वो क्या है, डायरेक्ट वो सीधी जा रही है। कैसे जा रही है, सीधी जा रही है। तो जो डायरेक्ट करंट है ना, इसमें आ जाते हैं हमारे जितने भी टॉर्च हो गए। ठीक है, जो हम टॉर्च यूज करते हैं, हमने तुरंत ऑन किया और वो आगे चल गया। ठीक है, तो वो क्या होता है, दिष्ट धारा होती है। जो भी बैटरी होती है ना, सिंपल छोटी वाली बैटरी जो होती है, या फिर हम जो सेल से यूज करते हैं, ये सब क्या हो जाता है, दिष्ट धारा में आते हैं। घर का जो सिंपल सा जनरेटर होता है वह जनरेटर भी किस में आ जाता है, दिष्ट धारा में आता है। लेकिन जो भी पावर हमारे यहाँ घर पे आ रही है, जो बिजली हमारी आ रही है ना, बिजली जो बाहर से आ रही है, वह बिजली कौन सी होती है, अल्टरनेटिंग या फिर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, तो जो भी हम बिजली, जैसे हमारा जो फैन चलता है, बल्ब जलते हैं, टीवी, इन्वर्टर, जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ किसकी वजह से होता है, अल्टरनेटिंग करंट की वजह से। उसमें क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। और बाकी जो होता है, जो टॉर्च हम यूज करते हैं या फिर जो जनरेटर यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, दिष्ट धारा होती है। ठीक है, तो अभी इतना ही। इसके आगे हम पूरा विद्युत धारा पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।